Hello to all and welcome back to the platform. So Anamika this side. Let's get started with today's lesson. So last lesson में हमने बहुत सारी चीजें complete की. Till Wevel plan we have discussed. So we are going to discuss post-war national scenario today. Okay. So as we are discussing this towards freedom and partition 1939 to 1947 का time period. So हम देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या इंडिया का सिनेरियो था या फिर क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही थी. राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट वेवल प्लान एक फेलियर साबित हुआ था. कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक जो है अभी तक भी सुलझाया नहीं जा पाया था. 1945 में उसी टाइम वेवल प्लान के जस्ट बाद लेबर पार्टी जो है सत्ता में आ चुकी थी. ब्रिटेन में गवर्नमेंट अपनी बना चुकी थी. अगस्त 1945 में इलेक्शन भी होने थे सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबली में. मिड 1945 के टाइम की बात कर रही हूं मैं. और सितंबर 1945 में ये अनाउंस किया गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इलेक्शन के बाद इंडिया में फॉर्म की जाएगी, कन्वीन की जाएगी. अब यहाँ पे गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था जो चेंज हो गया था और क्यों चेंज हो गया था. फर्स्ट ऑफ ऑल जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था उसके बाद जो एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर के पहले जो ब्रिटेन रह रहा था अब वो ब्रिटेन नहीं रह गया था. एक बैलेंस ऑफ ग्लोबल पावर जो है उसमें एक चेंज देखने को मिला था. यूके वॉज नो मोर अ बिग पावर. उसके बदले में आपके यूएसए, यूएसएसआर, ये सारे सुपर पावर्स जो है वो इमर्ज हो रहे थे. और वो ये जितने भी जो सुपर पावर्स थे ये इंडिया के अच्छे अलाय माने जाते थे और वो हमेशा से ये चाहते थे कि इंडिया को फ्रीडम मिले. दे वेर इन फेवर फॉर फ्रीडम फॉर इंडिया. और एक नई लेबर गवर्नमेंट जब यहाँ पे सत्ता में ब्रिटेन में आई थी तो वो थोड़ा सा सिंपैथेटिक व्यू रखती थी इंडिया के लिए. राइट, जबकि एक कंजर्वेटिव व्यू जो पहले की गवर्नमेंट थी, कंजर्वेटिव पार्टी जब थी तो वो इंडिया के लिए ये व्यू नहीं रखते थे. तो थ्रू आउट यूरोप देयर वाज अ वेव ऑफ सोशलिस्ट रेडिकल गवर्नमेंट. ये भी एक रीजन था कि इनका एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करना पड़ा इनको. एंड ब्रिटिश सोल्जर्स जो कि वर्ल्ड वॉर में इतने ज्यादा एक के बाद एक लड़ाइयां लड़ते हुए वो बहुत ज्यादा थक चुके थे. जितने भी ब्रिटिश कॉलोनी थी उनको वो जीतते जीतते थक चुके थे. अब उनमें कोई भी एक जोश नहीं बच गया था तो वो रेस्ट भी चाहते थे. एंड द अनदर थिंग वाज कि ऑफिशियल्स फियर्ड अनदर कांग्रेस रिवॉल्ट, a revival of the 1942 situation but much more dangerous. मतलब कि यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो ये सोच रहे थे कि कहीं कांग्रेस एक दूसरा रिवॉल्ट ना करे. 1945 के जैसा नहीं हो सकता, उससे भी भयानक जो सिचुएशन है वो अराइज हो जाए, एक डेंजरस सिचुएशन इंडिया में अराइज हो जाए ताकि उनकी जो सत्ता है वो खतरे में पड़ जाए. अब यहाँ पे कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन होता है, आईएनए का ट्रायल होता है. इलेक्शन जो है विंटर 1945 मतलब एंड ऑफ द 1945 इलेक्शन जो है वो हेल्ड होता है. इलेक्शन कैंपेन होते हैं यहाँ पे और जिसमें जो 1942 के बाद जो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जितने भी मार्टिर्स थे, जितने भी यहाँ पे जो इन्होंने शहीद हुए थे उनको उनके बिना पे उन्होंने बहुत ज्यादा जो है ग्लोरीफाई करना शुरू किया. उनके बलिदान को ग्लोरीफाई करना इन्होंने शुरू किया इलेक्शन के कैंपेन में, जिससे कि एक उत्साह बहुत ज्यादा देखा गया कि बढ़ सा गया था इंडिया को कि वो फ्रीडम के लिए अपने मतलब कंट्री के फ्रीडम के लिए और पुरजोर कोशिश करे. अब यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या थी कांग्रेस की इस इलेक्शन में. सो इट गॉट 91% ऑफ मुस्लिम वोट्स. सेकेंड वॉज कि 102 सीटों में सेंट्रल असेंबली के जो 102 सीटें थी उसमें से 57 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिली. प्रोविंशियल इलेक्शन में भी ये मेजोरिटी से जीती, खास करके बंगाल, सिंध और पंजाब वाले एरियाज को छोड़ के बाकी जितने भी प्रोविंसेस थे उसमें ये मेजोरिटी से जीती. कांग्रेस मेजोरिटी जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस और आसाम उसमें भी देखने को मिली, जबकि वो पाकिस्तान के लिए क्लेम करते थे. दूसरी बात, मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो 86.6% वोट इनको मिले थे मुस्लिम के. और उसके बाद 30 रिजर्व सीटें इन्होंने सेंट्रल असेंबली में पाई थी. प्रोविंशियल इलेक्शन में जो बंगाल और सिंध वाला प्रोविंस था वहां पे इनको मेजोरिटी थी, जहां पे कांग्रेस मेजोरिटी में नहीं थी वहां पे ये थे. 1937 में जब लीग ने एक अपने आप को एक डोमिनेंट पार्टी मतलब एज अ मुस्लिम डोमिनेंट पार्टी जैसे खुद को मतलब किया था
नाउ मतलब उस हिसाब से पहले ऐसा नहीं था कि एक डोमिनेंट पार्टी के रूप में ये मुस्लिम लीग उभर के आई थी, लेकिन अब यहाँ पे 1937 के बाद के इस 1945 के इलेक्शन में एक डोमिनेंट पार्टी मुस्लिम्स के लिए जो है ये मुस्लिम लीग उभर के सामने आ रही थी। पंजाब में भी एक अकाली जो दल है वो वहां पे पावर में सत्ता में आ चुकी थी। खिजर हयात खान जो है वहां पे एक अपना एक कोलिजन गवर्नमेंट जो है वहां पे फॉर्म कर रहे थे। एक यूनियनिस्ट कांग्रेस अकाली कोलिजन वहां पे देखने को मिला था, ये भी एक चीज थी। सो अब देखिए कि कैबिनेट मिशन को यहाँ पे इंडिया में भेजा जाता है। पोस्ट वॉर सिनेरियो तो ये चल रहा था। अब लेबर पार्टी, जैसा कि मैंने पिछले लेसन में कहा था कि वेबल प्लान के फेलियर होने के बाद जब लेबर पार्टी ब्रिटेन में सत्ता में आती है तो उन्होंने ये चीज फुल्ली उसी समय डिसाइड कर लिया था कि इंडिया को जितनी जल्दी हो सके फ्रीडम जो है हम देंगे बिना देरी किए। इसीलिए एटली की गवर्नमेंट में जो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने फरवरी 1946 में एक डिसीजन लिया। यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि वो एक मिशन को ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर के साथ इंडिया भेजेंगे ताकि वो नेगोशिएट कर सके एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया। ब्रिटिश हैंड से इंडियन हैंड्स में एक जो ट्रांसफर ऑफ पावर है उसके पीसफुल नेगोशिएशन के लिए, बातचीत के लिए उन्होंने एक मिशन को, कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजने का प्लान किया। अब यहाँ पे देखिए कि जो ऑब्जेक्टिव है कैबिनेट मिशन का वो 2-3 चीजें थी उनकी, जो मेन ऑब्जेक्टिव लेके वो मिशन इंडिया आया था। सबसे पहले तो ये बात थी कि उनको इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था, इंडियन लीडर के साथ एग्रीमेंट करके, दोनों को एग्री करके उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए फ्रेम करना था। दूसरी बात, उनको फॉर्मुलेट करनी थी एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जो कि थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, वो उनको फॉर्मुलेट करनी थी। तीसरी बात ये थी कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल उनको बनानी थी इंडियन पार्टी के मेजॉरिटी के साथ, उनके सपोर्ट के साथ। तो ये चीजों के साथ, ये ऑब्जेक्टिव लेके जो कैबिनेट मिशन है वो इंडिया आता है। अब यहाँ पे कैबिनेट मिशन में पूछा जाता है आपको कि कौन कौन से मेंबर्स थे, और ये 1 लाइनर में आपके एग्जाम में आ भी चुका है, यूपीएससी के और अदर एग्जाम में भी वो आ चुका है, तो ये नाम आप याद रखिएगा। इस कैबिनेट मिशन के मेंबर्स में पैट्रिक लॉरेंस थे जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया चुने गए थे और चेयरमैनशिप भी कर रहे थे इस मिशन के लिए। स्टैफर्ड क्रिप्स थे इसमें जो कि प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड उस समय अपॉइंटेड थे, और एवी अलेक्जेंडर थे जो कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी थे उस टाइम में। तो इनको जो है इंडिया भेजा जाता है और वो 24 मार्च को इंडिया पहुंचते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है कैबिनेट मिशन एग्रीमेंट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे जो है एग्रीमेंट करने के लिए इंडियन पॉलिटिकल लीडर से बातचीत करने के लिए तैयार होती है। सो यहाँ पे आपको पता है इलेक्शन 1945-46 का जब हुआ था तो मुस्लिम लीग ने अपनी जो सेंट्रल असेंबली है वहां पे सीटें अपनी बरकरार रखी थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी। कांग्रेस को भी जनरल सीटें मिली थी। नॉर्थ ब्रेंच फेंटायर प्रोविंस जो है वो प्रो कांग्रेस एलिमेंट था, जो कि अब्दुल गफ्फार खान जैसे जो लोग हैं वो मुस्लिम सीट पे मेजोरिटी के साथ जीते थे। तो ये सारी जो भी यहाँ पे मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि किस किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा कांग्रेस का और या फिर मुस्लिम लीग का, ये चल रहा था। अब यहाँ पे जो है कैबिनेट मिशन इंडिया कब पहुंचता है, ये डेट याद रखिएगा, 24 मार्च 1946 को। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग एक डिस्कशन होता है इंडियन लीडर्स के साथ। कौन कौन से इशू पे? सबसे पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट जो फॉर्म करना है उस पे इशू पे बात होती है। दूसरी बात की जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो भी हमें प्रिंसिपल या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं एक फ्रीडम देने के लिए इंडिया को, उस पे भी बातचीत करनी है। लेकिन रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट वॉज कि कांग्रेस और लीग दोनों भी कोई भी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पाया। कुछ फंडामेंटल इश्यूज थे जो कि कांग्रेस का यूनिटी के लिए और मुस्लिम लीग का पार्टीशन के लिए, इसी फंडामेंटल इशू पे जो है कोई भी अग्रीमेंट जो है, एक डेडलॉक जो है वो सुलझाया अभी तक भी नहीं जा सकता था। और इसीलिए इस मिशन ने अपने कुछ इस प्लान के लिए एक सॉल्यूशन देने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन देने के लिए बात करी, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे सामने और फिर उन्होंने बात करी कि अब आप मतलब थोड़ा सा देखो कि क्या मतलब आप कर सकते हो या फिर क्या नहीं कर सकते हो। सबसे पहले तो इन्होंने कहा रिजेक्शन ऑफ द डिमांड फॉर अ फुल प्लेस पाकिस्तान, मतलब मुस्लिम लीग की डिमांड को इन्होंने नकारा कि हम एक डिवाइडेशन के लिए वो अग्री नहीं था। ये मिशन प्लान जो था इसके भी मेन पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यही था कि डिवाइडेशन नहीं चाहिए।
ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबली इनटू 3 सेक्शन, मतलब जो प्रोविंशियल असेंबली थी उसकी ग्रुपिंग इन्होंने 3 सेक्शन में करनी चाहिए। एक सेक्शन में मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, उड़ीसा, जो कि हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस थे, वो शामिल होंगे। सेक्शन बी में जो होगा उसमें मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस होंगे, जैसे कि आपका NWFP है या फिर सिंध वाला रीजन है। और सेक्शन सी में आपका बंगाल और असम वाला रीजन होगा, जो कि मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस वो भी है। ये 3 सेक्शन में इन्होंने इसको ग्रुपिज्म करने का सोचा। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इलेक्टेड होगी बाय प्रोविंशियल असेंबली थ्रू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इस बिना पे मतलब ये इलेक्शन हेल्ड किया जाना था और उसमें इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स होने थे। 3 टियर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जो है वो बनाई जाएगी प्रोविंशियल, सेक्शन एंड यूनियन लेवल पे। ये इन्होंने इसमें बात करी। और दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने ये भी कही थी कि इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स होंगे ABC ग्रुप के, वो अलग अलग बैठेंगे ताकि वो डिसाइड कर सके कि प्रोविंसेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। और अगर जरूरत पड़ी तो दोनों को साथ में भी तो बिठाया जाएगा, ग्रुपिज्म भी उनको किया जाएगा ताकि वो डिसीजन ले सकें। यहाँ पे एक बात थी कि पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो साथ में बैठ के एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फॉर्मुलेशन सामने रखेगा। मतलब इन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई जाएगी ना, वो जो बनाई गई है उसमें सारे लोगों को बैठ के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए बातचीत सामने करनी है। कॉमन सेंटर जो होगा वो बनाया जाएगा, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए जो है कॉमन सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर जैसी चीजें जो है वो उसका कंट्रोल उसे दिया जाएगा। मतलब एक कह सकते हो कि एक फेडरल स्ट्रक्चर जो है इंडिया के लिए यहाँ पे तैयार किया गया था। प्रोविंसेस को यहाँ पे ऑटोनॉमी और रेसिडुअल पावर देने की बात की गई थी कि मतलब प्रोविंसेस को थोड़ी जो है यहाँ पे उनको कंट्रोल में नहीं रखा जाएगा, उनको ऑटोनोमस बनाया जाएगा। प्रिंसली स्टेट्स को यहाँ पे ये कहा गया कि वो कोई भी ब्रिटिश पावर के अंदर में नहीं रहेंगे। उनको ये उनके ऊपर है कि या तो वो चाहे तो किसी अरेंजमेंट के अंदर आ सकते हैं, वो चाहे तो किसी सक्सेसर गवर्नमेंट के लिए अपना मतलब फॉर्म कर सकते हैं या फिर उनसे जाके मिल सकते हैं, या फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ रह सकते हैं। ये उनके ऊपर होगा, ठीक है। ये प्रिंसली स्टेट्स को ये कहा गया, मतलब एक तरीके से उनको भी थोड़ी बहुत आजादी दी गई थी। और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जब ये जनरल इलेक्शन एक हेल्ड हो जाएगा, पहला इलेक्शन हेल्ड होगा, तब वहां पे जाके जो प्रोविंसेस होंगे वो फ्री होंगे। मतलब एक ग्रुप की तरह वो फ्री होके सामने आएंगे और उसके बाद 10 सालों के बाद जो है वो ये अपना कंसिडरेशन रखेंगे कि या तो उनको ग्रुप में रहना है या फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहना है। ये 10 साल के बाद वो डिसाइड करने के लिए फ्री होंगे। मीनवाइल जब तक ऐसा नहीं होता है, मतलब 10 साल तक जब तक ये टाइम पीरियड बीतता है, तब तक एक इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की जाएगी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बनाएगी, ठीक है। एक इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की बात यहाँ पे की गई थी, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये कैबिनेट मिशन में ही इंटरिम गवर्नमेंट की बात यहाँ पे कर दी गई थी। अब यहाँ पे कांग्रेस के लिए क्या था कि ऑब्जेक्शन ये था कि कैबिनेट मिशन जो है वो एक अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये इन्होंने बात कही क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग जो था वो ऑप्शनल था। अब अगर ग्रुपिंग यहाँ पे ऑप्शनल रखेंगे तो ऑब्वियसली जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस है या फिर सिंध वाला रीजन है वो कभी भी यूनियन के साथ मिलके नहीं आएगा, वो अपना दूसरा ग्रुप बनाएंगे। अब मुस्लिम लीग यहाँ पे ये सोच रही थी कि पाकिस्तान जो है वो तभी बन सकता है जब कंपल्सरी ग्रुपिंग होगी, राइट। ऑप्शनल रहेगी तब तो नहीं हो पाएगा। मतलब अगर ये कंपल्सरी ग्रुपिंग होगी तो ही फिर ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस और जो मेजोरिटी वाला मुस्लिम मेजोरिटी वाला रीजन है तभी हम बना पाएंगे पाकिस्तान। अब मेन ऑब्जेक्शन की अगर आप बात करते हो कि जिसके कारण ये कैबिनेट मिशन फेल हुआ, उसमें से मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहती थी और वो हमेशा ये चाहती थी कि प्रोविंसेस को एक मिनिमम पावर दिया जाए और एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया जाए। मुस्लिम लीग जो है वहां पे दूसरी साइड वो हमेशा से मुस्लिम जो यहाँ पे मुस्लिमों की सेफ गार्डिंग है उसमें लगी हुई थी, ये चीज थी। अब यहाँ पे एक चीज और थी कि जो प्रोविंसेस है वो 3 सेक्शन में डिवाइड किए गए थे, ग्रुप A, B, C, और मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस जो हैं वो ग्रुप होने थे 2 ग्रुप में,
जो कि हिंदू मेजोरिटी अलग है और मुस्लिम मेजोरिटी अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से कांग्रेस का जो ये ग्रुप, कांग्रेस को ये ग्रुपिज्म वाला जो आइडिया है प्रोविंसेस के लिए, वो बहुत ज्यादा मतलब उसकी तरफ झुकाव इनका नहीं था, वो उस फेवर में ज्यादा नहीं थे। सो प्रोविंस कांग्रेस का ये भी कहना था कि आखिर प्रोविंसेस पहले जनरल इलेक्शन होने तक वेट क्यों करें, उनको वेट करने की जरूरत नहीं है। आप उनको आजादी दो कि मतलब उनको ऑप्शन आप दो कि अगर वो चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर वो नहीं चाहें तो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस को बहुत अच्छे से पता था कि जो प्रोविंसेस है NWFP या असम, वो उनके माइंड में है, जो कि ग्रुप बी और सी में एडेड हो चुके थे। अब यहाँ पे एक बात ये भी थी कि एब्सेंस ऑफ प्रोविजन फॉर इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। इनको ये चीज नहीं एक्सेप्टेबल थी क्योंकि वो नॉमिनेटेड किसके द्वारा होंगे, प्रिंसेस के द्वारा होंगे। तो ये चीज इनको मतलब इस पे इनको ऑब्जेक्शन था। और लीग के ऑब्जेक्शन की अगर आप बात करें तो यहाँ पे ये था कि ग्रुपिज्म आपको कंपल्सरी करनी है सेक्शन बी और सी के साथ, ताकि आप एक सॉलिड एंटिटी वो बना सके अपने फ्यूचर पाकिस्तान के लिए, मतलब पार्टीशन के लिए ये पूरी तरीके से अपनी पुरजोर जो है वो कोशिश कर रहे थे। अब एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की बात आती है, मतलब कैसे पहले तो इन मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट किया और बाद में जाके क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्या हुआ ऐसा कि इनको ये चीज रिजेक्ट करनी पड़ी। तो मुस्लिम लीग ने जून 6 को यहाँ पे और कांग्रेस ने 24 1946 को किसी तरीके से इस कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट किया। उसके बाद होता यह है कि जवाहरलाल नेहरू की कुछ स्टेटमेंट आती है। तो 1946 में इलेक्शन जो है प्रोविंशियल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए हेल्ड होने वाले थे। उसी समय जुलाई 10 को क्या होता है कि नेहरू एक स्टेटमेंट देते हैं। वो स्टेटमेंट ये था, वी आर नॉट बाउंड बाय अ सिंगल थिंग except that we have decided to go into the constituent assembly, और उसके बाद the big probability is that there would be no grouping। मतलब इन्होंने इस बारे में बहुत ही अपना बहुत ही एक कोशिश करके ये बात कही कि NWFP में और आसाम में ग्रुपिज्म नहीं होगा, और ये जो रीजन है वो कभी भी सेक्शन बी और सी में खुद को ज्वाइन नहीं करेंगे। ये चीज मुस्लिम लीग को थोड़ी सी हटके लगी, थोड़ा सा उनको इस बात का बुरा लगा, क्योंकि उनका मेन जो मोटिव था पाकिस्तान बनाने का वो यहाँ पे इनको बदलता नजर आया, वो उस पर थोड़ा पानी फिरता नजर आया। तो जुलाई 29 को लीग ने विड्रॉ कर लिया कि हम ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नेहरू के स्टेटमेंट के बाद इनको ये चीजें थोड़ी सी खटक गई थी। और उसके बाद ही इन्होंने डायरेक्ट एक्शन प्लान का जो है वो स्टेटमेंट दिया था। अगस्त 16 को पाकिस्तान के अचीवमेंट के लिए डायरेक्ट एक्शन का जो है वो कॉल दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, ये ध्यान में रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू के स्टेटमेंट के बाद ही डायरेक्ट एक्शन प्लान जो है अगस्त 16 को टू अचीव पाकिस्तान, ये मुस्लिम लीग ने दिया था। अब यहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो स्थापित की जाती है सितंबर 2 1946 को। सो फॉर्मेशन जो था इंटरिम गवर्नमेंट को वो थोड़ा बहुत आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी रिलेटेड आप कह सकते हो, क्योंकि उसके बाद ही आपका जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का होना, फिर उसके बाद क्लेमेंट एटली का जो है वो गवर्नमेंट में आना, और उसके बाद कैबिनेट मिशन का इंडिया भेजा जाना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वन लाइनर में आता है कि इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना कब की गई थी, तो सितंबर 2 1946 को ये हुआ था। एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बनाया गया, जो कि मतलब इलेक्टेड था अगस्त 1946 को। वायसरॉय ने जो थे उस समय वायसरॉय, उन्होंने प्रेसिडेंट जो थे कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, उनको बुलाया कि आप इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना करो, और उसके बाद उन्होंने ऑफिस संभाला अपना सितंबर 2 1946 को। पहले तो शुरुआत में मुस्लिम लीग इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज के लिए कि ताकि हम जो आपकी मुस्लिम और अदर मिनॉरिटी का जो इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करने के लिए बाद में वो इस बात के लिए रेडी हो गई थी। तो आपको ये क्वेश्चन मेंस के लिए बेसिस पे पूछा जा सकता है कि व्हाट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज इंटरिम गवर्नमेंट, Who were its member and what decision did it take? तो इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिए। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हालांकि मैं आपको इसके बारे में जो एमसीक्यूज है वो प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन फिर भी जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान में रखिएगा। ये वन लाइनर या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं आपके लिए।
पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी। मैं यहाँ पे सिर्फ पहली मीटिंग की बात कर रही हूँ, तो वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और ये पूछा जाता है कि क्या लीग ने इसे अटेंड किया था? नहीं, लीग ने, मुस्लिम लीग ने इसे अटेंड नहीं किया था। दिसंबर 11, 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो एक प्रेसिडेंट इसका इलेक्ट किया जाता है, और एस.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यहाँ पे बनाया जाता है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो है इसी के 2 दिनों के बाद ही नेहरू ने अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो है वो फेमस, बहुत ज्यादा फेमस, इसको मूव किया था, सामने लाके रखा था। सो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है मुस्लिम लीग ने अपने आप को इससे दूर रखा था, और पहली मीटिंग इसकी दिसंबर 9, 1946 को न्यू दिल्ली में हुई थी। और इसके जो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले इसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे। अब यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन हो सकता है आपको ये जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो आपके जो चुने गए थे मिनिस्टर्स, उसके बारे में पूछा जाए, ठीक है। तो कांग्रेस से कौन कौन चुने गए थे और मुस्लिम लीग से कौन कौन चुने गए थे, ये ध्यान में थोड़ा सा रख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो जाए। सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ के जो रिलेशन वाली चीजें हैं, कांग्रेस की मैं बात करी हूँ, जो जो चुने गए थे वो जवाहरलाल नेहरू को मिला। होम अफेयर्स, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग वल्लभ भाई पटेल को मिला। एग्रीकल्चर और फूड राजेंद्र प्रसाद को। एजुकेशन आर्ट सी राजगोपालचारी को। डिफेंस बलदेव सिंह को। इंडस्ट्री सप्लाई सी राजगोपालचारी को मिला। और उसके बाद लेबर जो है जगजीवन राम को मिला। और रेलवे और कम्युनिकेशन असफ अली हैंडल कर रहे थे और करना था, और वर्क, माइंस और पावर वाली CH भाभा को करनी थी। मुस्लिम लीग से भी बहुत लोग इसमें शामिल थे, जैसे कि आपके फाइनेंस लियाकत अली खान, हेल्थ जो है वो भी घानफर अली खान, और लॉ जो है जोगेंद्र नाथ मंडल, ये सारे लोग, और कॉमर्स इब्राहिम इस्माइल चंदेगा जो है वो हैंडल कर रहे थे। ये सारे लोग जो है, लियाकत अली खान फाइनेंस हैंडल कर रहे थे, असफ अली रेलवे कर रहे थे। तो इस तरीके से ये मुस्लिम लीग के लीडर्स थे जिनको ये चीजें दी गई थी। तो यहाँ पे ये तो बस आपको ऐसे ही पूछा जाता है कि किस तरीके से ये मतलब इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन से लीडर्स हो सकता है, आपको पूछते हैं, ठीक है। तो 2 सितंबर 1946 को जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट की गई थी, उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की, जो कि आपके 15 अगस्त 1947 तक भी एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ था। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है इंटरिम गवर्नमेंट का, वो इस तरीके से काम करना था कि जो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके द्वारा उसको वो सर्व करेगी, और इसकी हेडिंग कौन करेंगे? वायसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। जो वायसरॉय इंडिया के थे वो ही इसकी हेडिंग करने वाले थे। सो यहाँ पे 12 मेंबर का जो है कंपोजिशन रखा गया था, जिसमें से कि 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड कांग्रेस के द्वारा हुए थे, ठीक है। मुस्लिम्स जो नॉमिनेट हुए थे 3, और ये आप कह सकते हो कि ऐसा पहली बार हुआ था, पहली बार आप कह सकते हो ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ब्रिटिश एरा में पहली बार ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इंडियंस के हाथ में दी गई थी, ये चीज थी। 26 अक्टूबर को 5 नॉमिनी जो है लीग के, उन्होंने ज्वाइन किया था इस गवर्नमेंट को। उसके बाद बहुत सारी चीजें जो है पोर्टफोलियो और ये सारी चीजें 14 मेंबर गवर्नमेंट की जो है वो फॉर्म की गई थी, जिसमें इन लोगों को जो है ये सेक्शन प्रोवाइड कराया गया था। अब यहाँ पे बात आती है आपके कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में पूछा जाए तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना के बाद एक 11 दिसंबर को ये हुआ, और 13 दिसंबर को जस्ट उसके 2 दिन बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो आपको एक फिलॉसफी या फिर जो गाइडिंग प्रिंसिपल होने हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, उसी बातों को इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में रखा था। और इसी के बाद जो है यही जो था आगे चल के हमारा प्रियम्बल बनता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो इसी के बारे में जो चीजें लिखी गई थी वही आपका जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में मेंशन किया था। So this resolution was unanimously adopted by Constituent Assembly on 22 January 1947, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पास किया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था। 1 लाइनर क्वेश्चन। अब है कि बर्थ एंड स्प्रेड ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, ये क्यों हो रहा था? अब देखिए, सबसे पहली बात कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना हो चुकी थी,
लीग पार्टीशन पे अड़ी थी, कांग्रेस डिवाइडेशन नहीं चाहती थी, और 1945-42 के क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद बहुत सारे जो सिनेरियोज हैं आपके इंडिया के वो चेंज होने लगे थे। यहाँ पे क्या है कि आपको बर्थ और स्प्रेड कम्युनलिज्म का इंडिया में देखने को मिलता है। एक ह्यूज थ्रेट जो थी यूनिटी ऑफ द इंडियन पीपल और नेशनल मूवमेंट के लिए ये कम्युनलिज्म सामने लेके आया था। अब अगर आप कम्युनलिज्म का डेफिनेशन देते हो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप डिफाइन करते हो इंडियन कम्युनलिज्म का, तो यहाँ पे बेसिकली एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे दिया जाता है, इसके अपने एथनिक या रिलीजियस ग्रुप को, ना कि एक सोसाइटी एज अ होल को ये लेके नहीं चलती। ये पर्टिकुलर जो एक इंडिविजुअल है उस पर ज्यादा वैल्यू देती है, बट सोसाइटी एज अ होल के बारे में जो है वो सेकुलर बेसिस पे ये बात नहीं करती। ठीक है, सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना के लिए ये बात नहीं करती है। ठीक है, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड होती है। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि रीजन क्या क्या थे इंडिया में कम्युनलिज्म के ग्रोथ के, क्या क्या रीजन थे? तो बहुत सारे रीजंस थे इसके। सबसे पहले तो ध्यान में रखिएगा कि जो स्टेजेस थे, जो इंडिया में जो कम्युनलिज्म का ग्रोथ था या स्प्रेड था, वो 3 स्टेजेस में हुआ था। ऐसा नहीं है डायरेक्ट हो गया था। एक तो था कम्युनल नेशनलिज्म, उसके बाद लिबरल नेशनलिज्म, और उसके बाद एक्सट्रीम कम्युनलिज्म का यहाँ पे इंडिया में ग्रोथ देखा गया था। तो अगर आप सोशियो इकोनॉमिक रीजन की बात करते हो तो यहाँ पे आपको पता है कि जो रिलीजन है वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है उसको एक्चुअली में डिक्टेट नहीं कर रहा था हिंदू और मुस्लिम के, बट यहाँ पे क्या है कि दोनों के दोनों अपने अपने किसी न किसी व्यू में डिफर कर रहे थे। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम या फिर सिखों, मतलब लैंग्वेज में, कल्चर में, कास्ट में, सोशल स्टेटस, हैबिट या फिर जो भी प्रैक्टिसेस है या कस्टम्स है, इसमें सब में ये डिफर कर रहे थे। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि किसी न किसी तरीके से मॉडर्न वेस्टर्न थॉट या फिर जो साइंटिफिक आइडियाज हैं वो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने अब्सॉर्ब नहीं किया था। वो हमेशा से ट्रेडिशनल या बैकवर्ड रहना चाहते थे, और दूसरी तरफ जो हिंदू या पारसीस और ये लोग जो थे, क्रिश्चियन जो थे, उनमें थोड़ा बहुत ये वेस्टर्न थॉट जो है या फिर ये सारी चीजें जो है, साइंटिफिक चीजें, वो थोड़ा बहुत असर कर चुकी थी। एजुकेटेड मुस्लिम्स तो इस पे असर हुआ था, लेकिन एजुकेटेड मुस्लिम कितने थे? बहुत कम थे। सैयद अहमद खान जैसे जो लोग हैं उन्होंने मतलब अलग डिमांड करी थी, स्पेशल ट्रीटमेंट की कि मुस्लिम को जो गवर्नमेंट सर्विसेज में जो मैटर में चीजें हैं वो काफी ज्यादा उनको दिया जाए, या इस तरीके की डिमांड होनी शुरू हुई थी। दूसरी बात ये थी कि ब्रिटिश पॉलिसी जो थी डिवाइड एंड रूल की, वो आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुआ था, बहुत पहले से 1857 के रिवॉल्ट से ही आप कह सकते हो कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी इन्होंने खेलनी शुरू कर दी थी। और जब मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म लाया इन्होंने, तब तो इन्होंने इसको और ब्रॉडन कर दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट देके। अब है कम्युनलिज्म इन हिस्ट्री राइटिंग, ये भी एक रीजन था। तो जैसे कह सकते हो कि बहुत सारे जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसके बारे में बात करी, तो भी इसका भी असर देखने को मिला। फिर था आपका साइड इफेक्ट ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो जैसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो हो रहे थे, जैसे कि हुए थे, बहावी मूवमेंट हुआ था, मतलब मुस्लिम्स के लिए वहाबी मूवमेंट हुआ था, और शुद्धि जो हुआ था वो हिंदूज के लिए हुआ था। तो एक तरीके से वो नेशन एज अ होल को डिक्टेट नहीं कर रहे थे ना, वो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, मुस्लिम हो या हिंदू हो, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो एक दूसरे को आप कहो कि ये एक ऐसा प्रोसेस था जो कि एक कम्युनिटी अगर कर रही है तो दूसरी कम्युनिटी का क्या है, वो उसको इंसल्ट कर रही है। और अगर एक कम्युनिटी ने ऐसा किया तो दूसरी कम्युनिटी भी उसको करने के लिए इन्फ्लुएंस भी हो रही थी। तो ये रिलीजियस कम्युनिटीज जो थी ना, ये इसने बहुत ज्यादा इसमें कम्युनलिज्म को ग्रोथ होने में मदद करी थी। और दूसरी बात ये भी थी कि एक आपका साइड इफेक्ट जो था मिलिटेंट नेशनलिज्म का, वो भी एक रीजन था यहाँ पे, क्योंकि जो आपका बहुत सारे अलग ग्रुप्स होते हैं, जैसे आरएसएस जैसी चीजें जो है वो स्टैब्लिश होनी शुरू हो गई थी। तो आरएसएस आपको पता है कि 1925 में स्टैब्लिश हुआ था। तो ये भी एक रीजन था, साइड इफेक्ट आप कह सकते हो मिलिटेंट नेशनलिज्म का, वो भी एक देखने को मिला था। अब यहाँ पे और भी चीजें जो थी जिसमें से कि आपका कम्युनल रिएक्शन जो मेजोरिटी कम्युनिटी द्वारा मतलब देखने को मिला था। जैसे कि जो मिनॉरिटी कम्युनलिज्म है वो हमेशा से जो है मेजोरिटी कम्युनिटी का एक रिएक्शन जो था उसके थ्रू देखने को मिलता था। 1870 का ही अगर आप टाइम पीरियड ले लो तो जो हिंदू जमींदार थे या मनी लेंडर्स थे या मिडिल क्लास प्रोफेशनल थे, उन्होंने अपने आप को एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट अपने अंदर लाना शुरू कर दिया था।
राइट। तो ये भी आप कह सकते हो कि एक कम्युनल रिएक्शन जो है वो एक हिंदू मेजोरिटी कम्युनिटी, यहाँ कहने का मतलब क्या है, हिंदू मेजोरिटी कम्युनिटी, और वो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट जो है अपनी वो उनकी बढ़ती जा रही थी। ये सारी चीजें थी। अब यहाँ पे आपको ये भी पूछा जाता है कि इवोल्यूशन जो हुआ टू नेशन थ्योरी का वो कैसे हुआ। तो अगर आप इवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी की बात करते हो तो यहाँ पे हो सकता है मेंस में आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस तरीके से इंडिया में टू नेशन थ्योरी जो है इंडिया और पाकिस्तान उसका इवोल्यूशन हुआ। तो आप इसका डेवलपमेंट जो है ना वो 1887 के टाइम पीरियड से कर सकते हो। उस समय वायसरॉय कौन थे, डफरिन थे। सैयद अहमद खां या राजा शिव प्रसाद जो थे, इन्होंने एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट जो है मतलब ये चीजें वो सामने ला के रख रहे थे। और यहाँ पे इसमें भी बहुत सारी जो एक फ्रंटल अटैक होता है कांग्रेस का डफरिन के द्वारा वो भी किया जा रहा था। तो उस समय से ही आप कह सकते हो कि ये चीजें शुरू हो गई थी। सैयद अहमद खान ने अपील किया था एजुकेटेड मुस्लिम को कि आप कांग्रेस से दूर रहो। ऑल दो कुछ मुस्लिम्स ने उनको ज्वाइन किया था, लेकिन फिर भी वो इस तरीके की अगर बातें कहेंगे तो ऑब्वियसली वो अगर ये चीजें कहेंगे तो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तो यही कहेगा ना कि कांग्रेस एक मेजोरिटी हिंदू मेजोरिटी ग्रुप के रूप में फॉर्म करता है, कि कोई पॉलिटिकल यूनिटी उसमें नहीं है, ग्रुपिज्म देखने को मिलेगा। और सैयद अहमद खान जैसे इनके जो स्टेटमेंट थे उसने इसको काफी ज्यादा ब्रॉड भी किया। अब 1906 की अगर आप बात करते हो तो उसमें भी आगा खान ने जो है मुस्लिम डेलीगेशन जो लीड कर रहे थे, जैसे सिमला डेलीगेशन कहते हैं, तो वो कैसे, वो लॉर्ड मिंटो से जाके मिले थे और उसके बाद उन्होंने ही लॉर्ड मिंटो से मिलके ये डिमांड करी थी ना कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दो। पिछले लेसन में मैंने डिस्क्राइब की है ये चीजें, क्योंकि वो मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन चाहते थे, मुस्लिम के लिए एक रिकॉग्निशन चाहते थे, तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी थी। अब अगर खुद एक मुस्लिम सेक्शन ऑफ सोसाइटी जाके किसी वायसरॉय से ये डिमांड करेगा कि आप हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट दो, सेपरेट रिजर्वेशन दो, तो ऑब्वियसली वो टू नेशन वाली थ्योरी वहां पे डेवलप होगी ही। दूसरी बात, सेपरेट इलेक्टोरेट का बीज तो 1909 में वो ही दिया था ब्रिटिश एम्पायर ने। उन्होंने मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म में ही सेपरेट इलेक्टोरेट लाके ये चीजें कर दी थी। पंजाब हिंदू महासभा भी उसके बाद फॉर्म किया गया था यूएन मुखर्जी और लालचंद द्वारा। तो इस तरीके से अब अगर एक सेपरेट इलेक्टोरेट इनको मिलेगा तो फिर हिंदू सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी बैठा नहीं रहेगा, तो उन्होंने भी कुछ फाउंडेशन रखी, इसमें भी हेल्प मिला इनको। उसके बाद आपका 1915 में फर्स्ट सेशन जो ऑल इंडिया हिंदू महासभा का है वो भी किसके अंदर में हुआ, वो महाराजा ऑफ कासिम बाजार ने हैंडल किया था। अब अगर पहला आप सेशन ऑल इंडिया हिंदू महासभा अपना करती है तो क्या कांग्रेस मुस्लिम लीग बैठी रहेगी? नहीं, वो भी अपनी तरफ से कुछ स्टार्ट करेगी। 1916 में भी आपको पता है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का जो एक सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड था वो मान लिया था, ताकि उनको इनका जो है वो सपोर्ट मिल सके स्ट्रगल में, इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में जो है वॉर में इनको इनकी हेल्प मिल सके, इसीलिए कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था। इसीलिए उन्होंने जो है वो लीग प्रेजेंटेड जॉइंट डिमांड टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट करना ही कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी। ये हमेशा से कहा जाता है कि अगर कांग्रेस ने उस समय शक्ति दिखाई होती तो ये चीजें शायद इतनी ब्रॉडन नहीं होती। 1920-22 में मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन रॉलेट एंड खिलाफत नॉन कोऑपरेशन एजिटेशन, बट देयर वाज अ कम्युनल एलिमेंट इन द पॉलिटिकल आउटलुक ऑफ द मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम ने रॉलेट एक्ट और खिलाफत में कॉपरेट तो किया था, लेकिन क्या उनका मोटिव नेशनल लेवल का था? नहीं, वो खलीफा वाली चीज जो वहां पे टर्की में हो रहा था उसके लिए ये सामने आए थे, जिसको कि गांधी जी ने एक बहुत अपॉर्चुनिटी मानी थी कि ये हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो गांधी जी ने उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू या मुस्लिम एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे। 1920 में जो एक कम्युनल राइट हुआ था वो भी कंट्री को बहुत ज्यादा धक्का देके गया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए उन्होंने जो है मुस्लिम के मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने सामने ऐसी रखी जो मुस्लिम लीग को एक्सेप्टेड नहीं थी। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग से नेगोशिएट करके ही कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि अगर आप एक सेपरेट कम्युनिटी को सेपरेट इंटरेस्ट दोगे तो उनकी जो है डिमांड्स वो काफी ज्यादा बढ़ती जाएंगी, और बाद में उनको ये बात समझनी चाहिए थी कि वो एक सेकुलर या नेशनलिस्ट मुस्लिम के जो है रोल है उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी ये चीजें बढ़ती गई।
1930 1934 में कुछ जो मुस्लिम ग्रुप थे जैसे कि जमाती उलेमाए हिंद या फिर स्टेट ऑफ कश्मीर या खुदाई खिदमतगार, ये भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी, खुदाई खिदमतगार जैसी चीजें जो है वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुकी थी, राइट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कम्युनल अवार्ड, सबसे बड़ी बात कम्युनल अवार्ड, मुस्लिम को मतलब जो है ऑल मुस्लिम कम्युनल डिमांड्स जो है वहां पे 14 पॉइंट, जो जिन्ना के 14 पॉइंट थे वो तो उसमें लिखी गई थी ना, और उसको एक्सेप्ट करना पड़ा था। कम्युनल अवार्ड भी चलो बहुत हद तक सक्सेसफुल नहीं रहा था, लेकिन जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स तो सामने ला के रखे ही थे। उसके बाद 1937 में के बाद क्या होता है कि मुस्लिम लीग ने बहुत बुरी तरीके से प्रोविंशियल इलेक्शन में परफॉर्म किया, नहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाई, और इसीलिए उनको जो है वो एक्सट्रीम कम्युनलिज्म की भावना जो है उसको रिजॉर्ट करने के लिए उन्होंने डिसाइड भी किया था। तो इस तरीके से रेडिकलाइजेशन इंक्रीज होना और इस तरीके की चीजें अगर होंगी तो कम्युनलिज्म को ग्रोथ तो वो करेंगी ही ना, और कम्युनलिज्म का ग्रोथ होना मतलब टू नेशन थ्योरी को वो बढ़ावा देगा, राइट। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो वन बाय वन नेशन में होती चली गई थी, उसके कारण ही आप कह सकते हो कि यहाँ पे लास्ट होते होते जो एक्सट्रीम कम्युनलिज्म है मुस्लिम में वो भी एक देखने को इको आपको देखने को मिला था। फिर हिंदू सभा और आरएसएस का बनना, या फिर जो लीडर्स थे अलग अलग बातें करेंगे, तो इस तरीके से इंक्रीजिंग रेडिकलाइजेशन या फिर जो रिएक्शनरी एलिमेंट्स थे जो कि सोशल बेस को बहुत ज्यादा कमजोर कर रहे थे, जो नेशन की डिमांड थी उसको बहुत ज्यादा कमजोर कर रहे थे। तो इस तरीके से जिन्ना ने फाइनली जो है एक सारे वो रास्ते बंद कर दिए थे जिससे कि हमारी कंट्री का पार्टीशन रुक सकता था। उन्होंने पाकिस्तान का डिमांड शुरू कर दिया 1940 से, फिर उन्होंने पाकिस्तान डे ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद उन्होंने फाइनली जो है वो मतलब यहाँ पे जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से उन्होंने जो है आगे अपने पाकिस्तान डे के लिए या फिर जो है इन्होंने सामने लाके चीजें अपनी रखनी शुरू की थी कि अब हम डायरेक्ट एक्शन जो है वो लेंगे। तो इस तरीके से ये चीजें अगर होंगी तो फिर इसमें थोड़ा बहुत तो कंट्री को डिवाइडेशन के लिए एक जो आपको बूस्ट होता है वो मिलेगा ही। फिर पाकिस्तान रिजोल्यूशन भी लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में मुस्लिम लीग ने पास किया था, और ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी इस पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए आखिरकार वो कब तक एक के बाद एक क्रिप्स मिशन का फेलियर होना, फिर उसके बाद ये अगस्त ऑफर और ये सारी चीजें एक एक करके फेल हो रही थी। तो अब किसी ने अगर ये डिमांड इनकी थी तो कहीं ना कहीं इसमें किसी ना किसी को तो झुकना था, अदरवाइज ये डेडलॉक जो है वो खत्म नहीं हो सकता था। और फाइनली इन्होंने डायरेक्ट एक्शन जो है उसका अनाउंसमेंट कर ही दिया था अगस्त 16 को पाकिस्तान को अचीव करने के लिए। तो ये पार्टीशन से कम ये कुछ भी इनको नहीं चाहिए था। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये सारे रीजंस बने कि टू नेशन थ्योरी जो है इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रो करती चली गई। तो 1887 से 1937 तक, और उसके बाद भी ठीक है 1940 आपका, और उसके बाद पाकिस्तान रिजोल्यूशन और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तक भी ये चीजें जो है टू नेशन थ्योरी काफी ज्यादा डेवलप होती रही। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। अगले लेसन में हम डिस्कस करेंगे आपका फाइनल चैप्टर ऑफ दिस, ताकि हम इसको इंडिया के इंडिपेंडेंस एक्ट पे ले जाके खत्म करेंगे। ओके, so before I leave, I would say कि subscribe to Unacademy Plus, hit the bell icon for this channel also so that you get regular updates. आप कोड यूज कर सकते हो Unacademy Plus के लिए, यूपीएससी YT या फिर रैंक 10 आपको डिस्काउंट मिलता है 10% का। इस अनामिका साइनिंग ऑफ। इफ यू हैविंग एनी क्वेरी टाइप इट इन कमेंट बॉक्स। बाय बाय।